गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISPSS हिंदी। UPPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज चला रखी है उसमें आज के लेक्चर इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अंतर देखेंगे, मार्शल लॉ तथा राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर देखेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में अंतर देखेंगे। दोस्तों, ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इन शॉर्ट में हम इन 6 टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो मार्शल लॉ है ये क्या होता है। तो भारत में मार्शल लॉ किसी विशेष विनियमन द्वारा निर्धारित नहीं है, बल्कि इसका अधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। मार्शल लॉ की अवधि के दौरान संविधान का अनुच्छेद 34 नागरिकों के अविभाज्य अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगा देता है। मार्शल लॉ का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होती है, वो क्या होती है? एक सामान्य नागरिक प्रशासन के विपरीत मार्शल लॉ सेना द्वारा प्रतिबंधित विनियमों का एक निकाय है। किसी आपात स्थिति या संकट की स्थिति में परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है। मार्शल लॉ एक प्रभावित क्षेत्र में सैन्य कर्मियों द्वारा जारी किए गए आदेशों का एक सीमित समूह है। जब नागरिक सरकार अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करने में असमर्थ हो जाती है, विशेष क्षेत्र के आधार पर मार्शल लॉ लगाने के लिए कानूनी दंड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर बुनियादी सामाजिक अधिकारों को रोक दिया जाता है और आम आबादी पर मार्शल लॉ या मार्शल कानून के तहत क्या है, लागू कर दिया जाता है। और ये जैसे नॉर्मल कानून होते हैं उनके जैसे ही ये भी लागू होते हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं मार्शल लॉ एक ऐसी कंडीशन में लगाया जाता है जब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाए या कोई बाहरी क्षेत्र द्वारा किसी प्रकार का ऐसा हस्तक्षेप कर दिया जाए जिससे देश के अंतर्गत क्या है, गृह युद्ध हो जाए, या फिर नागरिक जो है इस तरीके से हिंसात्मक हो जाए कि किसी भी प्रकार की बर्बरता बर्दाश्त न की जाए, जब हम मार्शल लॉ लगाते हैं। अब देखते हैं जो हमारा मार्शल लॉ है ये क्या, इसके नियम क्या है, ये कब लगाए जाते हैं। तो मार्शल लॉ लगाने के लिए निम्नलिखित शर्तें होती है। देखते हैं क्या क्या शर्तें होती है। इसे राज्य के राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है। यह एक अति आवश्यक आपातकालीन स्थिति आवश्यक विद्वान होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि जब आप आपातकाल लगाने हो तो ऐसी स्थिति हो कि भाई साहब इसको लगाना बड़ा जरूरी हो। प्रभावित क्षेत्र में सभी नागरिक कर्तव्यों का संचालन सेना ही करेगी। यह एक प्रकार का कानून बन जाएगा तो क्षेत्रीय विधायी प्राधिकारियों द्वारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। स्थानीय नागरिकों की भलाई के पक्ष में किसी भी मामले को निपटने के लिए जो कर्तव्य होगा ये केवल और केवल सैन्य कमांडर का ही होगा। इसमें आम जनता की बुनियादी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 252 में है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 252 में है। भारत में आपातकाल की स्थिति असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई शासन की अवधि है। संविधान के कुछ खंड जो भारत के लोगों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं, राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के निर्देश पर रद्द किए जाते हैं। आपातकाल की स्थिति पूरे देश या सीमित क्षेत्र पर लागू की जा सकती है। 1976 का 42वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दायरों को एक अलग क्षेत्र तक सीमित करने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान की रूपरेखा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो हमारा आर्टिकल 356 है, इसमें है आपकी राष्ट्रीय आपातकाल की बात, जो सशस्त्र विद्रोह के द्वारा लगाया जाता है। और जो 356 है ये आपको राष्ट्रपति शासन की बात करता है। और जो आर्टिकल आपका 360 है
ये वित्तीय आपातकाल की बात बताता है। तो दोस्तों हमारे देश में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। चलिए अब दोनों को एक अंतर के तरीके से समझते हैं, एक डिफरेंस के वे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्शल लॉ की, जिसको सैन्य कानून या सेना का कानून कहा जाता है, और दूसरी तरफ है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। मार्शल लॉ यह केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, और जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, यह न केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। जो राज्य के जितने भी अधिकार होते हैं, जो भी राज्य सरकार के पास होते हैं, ये सब अधिकार केंद्र सरकार के पास पहुंच जाते हैं। राज्य के लिए भी निर्णय फिर केंद्र सरकार ही लेती है। यह सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है, परंतु जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, यह सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है। सैन्य कानून में यह कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है, परंतु जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो ये 3 आधारों पर लगता है। पहला, युद्ध, या फिर आपका बाहरी आक्रमण हो, या फिर साथ में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इस कंडीशन में इसको लगाया जाता है। इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों पर ही लागू किया जा सकता है, परंतु जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात चलती है तो इसे देश या देश के किसी भी हिस्से में लागू कर सकते हैं। संविधान में मार्शल लॉ का कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, यह अव्यक्त है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है। यह सुस्पष्ट एवं विस्तृत देखने को मिलता है, जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपको देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की और उच्च न्यायालय की। तो दोस्तों भारत जो है एक संसदीय व्यवस्था के साथ संघीय व्यवस्था भी रखता है, और जो संघीय व्यवस्था होती है इसमें जो हमारी न्यायपालिका होती है ये एकदम स्वतंत्र होती है। ये स्वतंत्र होती है जो हमारी न्यायपालिका ये स्वतंत्र होती है, और लोकतंत्र का ये एक महत्वपूर्ण पिलर होता है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। जब हम भारत के न्यायालयों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा न्यायालय भारत में सुप्रीम कोर्ट ही होता है, जो वर्तमान में नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। इसके जो टोटल जज हैं तो दोस्तों ये है 33, इसके टोटल 33 जज है। और हमारे संविधान के आर्टिकल आपको 124 में देखने को मिलता है। उच्चतम न्यायालय की बात देखने को मिलती है। भारत में ये सबसे बड़ा न्यायालय है। चलिए अब बात करते हैं देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे आर्टिकल 124 के अंतर्गत भारत संघ के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है, लेकिन जब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 214 के अंतर्गत आएगा। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यह राज्य पर शीर्ष न्यायालय होता है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जो संपूर्ण भारत में मान्य होगी। परंतु जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यह भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जो इसके राज्य क्षेत्रीय सीमाओं तक ही मान्य होती है। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, परंतु जब हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो ये मौलिक अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकारों में भी रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को कानून लागू करने के लिए रिट जारी करना अनिवार्य नहीं है, परंतु जब हम बात करते हैं आर्टिकल 32, इसके अंतर्गत क्या होता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट का जारी कराना अनिवार्य होता है। दोस्तों ये जो रिट होती है इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार का एक भाग है। उच्चतम न्यायालय की रिट आधिकारिकता स्वयं एक मूल अधिकार है, जो हमारे आर्टिकल
32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उच्च न्यायालय की रिट अथवा आधिकारिकता एक संवैधानिक अधिकार है। यदि मांग उचित हो तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने हेतु बाध्य होता है, परंतु जब हम बात हाई कोर्ट की करते हैं तो यह बाध्य नहीं है। अन्य कोई उपाय या उपचार सुझाव दे सकता है। ये कह सकता है कि एक काम कर कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेक्षण रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। चलिए अब बात करते हैं संसदीय व्यवस्था की और राष्ट्रपति शासन की। तो दोस्तों, जो संसदीय व्यवस्था होती है, इसमें जो हमारी लोकसभा होती है, जो हमारी संसद होती है, इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसमें जो इसका प्रधान होता है, ये इसको कहते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं। संसद को जो कंट्रोल करता है, ये आपके प्रधानमंत्री करता है। परंतु जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, तो ये व्यवस्था हमें यूएसए के संविधान में देखने को मिलती है। और संसदीय व्यवस्था जो है हमें यूके के संविधान में देखने को मिलती है। तो यूके का जो संविधान है, इसमें क्या होता है, जो संपूर्ण कंट्रोल है ये वहाँ के प्रधानमंत्री का होता है। जो वहाँ का पीएम है उसका कंट्रोल होता है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, जब यूएसए की बात करते हैं, तो जो सत्ता की धुरी है वो राष्ट्रपति के इर्द गिर्द ही घूमती है। चलिए अब दोनों को देखते हैं, संसदीय व्यवस्था और साथ में है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। तो दोस्तों, जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, इसमें क्या है, दोहरी कार्य प्रणाली होती है। दोहरी कार्य प्रणाली कैसे होती है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका पीएम होता है और फिर क्या है, लोकसभा राज्यसभा इस तरीके से होता है, ठीक। और फिर इसके ऊपर भी एक हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। जैसे भारत में तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जब यूके की बात करते हैं तो यूके में आपको देखने को मिलता है वहाँ की विक्टोरिया, जो वहाँ की महारानी है, वहाँ की जो क्वीन है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। जो संसदीय शासन व्यवस्था है, इसमें बहुमत के दल का शासन होता है। परंतु जब राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति एवं विधायिका का प्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। संसदीय व्यवस्था सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जैसे भारत में देखने को मिलता है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या, उत्तरदायित्व का अभाव होता है। संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक एकरूपता देखने को मिलती है। लेकिन जब हम राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पे राजनीतिक एकरूपता का अभाव देखा जाता है। यहाँ पर आपकी दोहरी सदस्यता होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ही सदस्यता होती है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। निम्न सदन का विघटन हो सकता है, जैसे भारत में लोकसभा का हो जाता है, परंतु राष्ट्रपति शासन में निम्न सदन का विघटन नहीं होता। संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियों का सम्मिश्रण होता है, परंतु जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो यहाँ पे शक्तियों का विभेद किया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।